हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं, महाभियोग इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया लगाई जाती है संसद के द्वारा और उस प्रक्रिया को कहा जाता है इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग। और जैसे महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान, जैसे आप देख सकते हैं महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति को हटाया जाता है, और सेम वैसे ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया के दौरान याद रखना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, कैग को, जिसको आप बोलते हैं कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल बोलते हैं, और उसके साथ साथ निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं महाभियोग, उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अन्य सदस्यों को हटाया जाता है, उसको हम अगली क्लास में, कभी भी क्लास में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए महाभियोग क्या है। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने हेतु एक प्रक्रिया लगाई जाती है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है, इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है महाभियोग। महाभियोग, और ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 61 में। कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 61 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया लगाई जाएगी। उस प्रक्रिया का नाम क्या है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। ठीक, चूँकि आप न्याय कर रहे हैं, और याद रखना है ये हटाएगा कौन, महाभियोग लाएगा कौन, ये लाते हैं, याद रखना है संसद के द्वारा। ये किसके द्वारा लाया जाता है, संसद। ठीक, और संसद एक्चुअल में क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। संसद के अंग में राष्ट्रपति भी आता है, लेकिन राष्ट्रपति चूँकि आप इसको निकाल रहे हैं तो इसमें कौन निकालेगा, एक्चुअल में आएगा तो लोकसभा और राज्यसभा। संसद का अंग जरूर राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति को तो आप पद से हटा ही रहे हैं। तो याद रखना, निकालेंगे कौन, संसद, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उससे पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि संसद इनको इसके पद से हटा रहे हैं, और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक न्यायालय में आप क्या करते हैं, न्यायपालिका क्या कार्य करती है, न्याय करने का काम करती है। यहाँ पर भी एक प्रकार से देख रहे हैं आप, तो एक प्रकार से न्याय करने का काम कर रहे हैं। संसद जो है कहीं ना कहीं जजमेंट का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जजमेंट का काम कर रहे हैं। तो चूंकि ये जजमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपने में न्यायपालिका नहीं है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यायपालिका जैसे आप जाते हैं कोर्ट जाते हैं तो न्यायपालिका है, और उसके अलावा वो जज भी है क्योंकि वो जजमेंट करते हैं, तो दोनों हैं। लेकिन याद रखना है यह न्यायपालिका नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, फैसला सुना रहा है राष्ट्रपति को पद से हटाने का। चूँकि ये आधा एक प्रकार से देख सकते हैं कि ये न्यायपालिका तो नहीं है, लेकिन ये फैसला सुना रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, अर्ध न्यायिक बोल सकते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्थात न्यायपालिका ना होते हुए भी संसद क्या कर रही है, न्याय देने का काम कर रही है, जजमेंट का काम कर रही है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, अब समझते जाइए कि कैसे निकाला जाएगा राष्ट्रपति को। तो याद रखना आपको, आधार क्या होगा राष्ट्रपति को उनके पद से निकालने का। ऐसे भी किसी भी राष्ट्रपति को उनसे पद से निकाल दिया जाएगा क्या, नहीं, कोई ना कोई तो आधार होगा। जैसे आप एक सरकारी कर्मचारी है, तो जैसे आप बोल सकते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, तो आपको आपकी कंपनी से निकालने का, या बोल सकते हैं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बर्खास्त करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए कि आपको इस वजह से निकाला गया है। वैसे ही राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए भी तो एक आधार चाहिए। तो आधार कुछ नहीं है, याद रखना है, संविधान का उल्लंघन करने पर। आधार क्या है, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया किसी भी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। याद रखना है, तो संविधान का उल्लंघन करने पर, या संविधान का आप क्या लिख सकते हैं इसको, अतिक्रमण करने पर। संविधान का उल्लंघन करने पर या उसका अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को उनसे पद से हटाने की प्रक्रिया हम शुरू कर सकते हैं। कहाँ, संसद में। कौन कर सकते हैं, संसद के जितने भी सांसद हो। कैसे करेंगे देखते हैं। लेकिन संविधान का उल्लंघन कैसे होगा, मतलब
क्या चीज को आप संविधान का उल्लंघन बोलेंगे, इसको याद रखना है, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि आप किस चीज को कहोगे कि राष्ट्रपति संसद का या संविधान का उल्लंघन कर रही है, नहीं किया गया है। ठीक, क्लियर है इतना। अब देखिए, मान लीजिए एक राष्ट्रपति, आप इसको अच्छे से समझिएगा, डायग्राम से आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये है राष्ट्रपति, ये है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, तो आधार क्या होगा? अगर मान लीजिए संसद को लगा कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रही है, जो कि परिभाषित नहीं है, उनको कुछ किसी भी प्रकार से लग सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि यहाँ पर याद रखना है, राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। और संसद में भी किसी भी सदन में उसको रखा जा सकता है। जैसे मैं बोल लूँ लोकसभा व राज्यसभा, 2 सदन होते हैं। तो यहां पर आप डायग्राम से समझिए, यहां पर मैं लिखते जा रहा हूं, याद रखना। ठीक, पहली बात क्या लिख रहा हूं आप समझते जाइए कि संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण मान लीजिए किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो अब यहाँ पर क्या किया गया कि संसद को मान लीजिए लगा कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन को ये लगता है कि अब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना चाहिए, तो किसी भी सदन में रखने से पहले, किसी भी सदन में महाभियोग के प्रस्ताव को, महाभियोग के प्रस्ताव को किसी भी सदन में, मतलब या लोकसभा या राज्यसभा के अगर कोई भी सदन चाहते हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आना चाहिए, तो महाभियोग के प्रस्ताव को रखने से पहले या लाने से पहले, उस सदन में रखने से पहले, रखने से पूर्व, रखने के पूर्व, या फिर ऐसा लिख सकते हो, रखने के 14 दिन पूर्व, याद रखना है, ये डेट आपको, यह दिन याद रखना है, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस भेजना अनिवार्य है। नोटिस भेजना अनिवार्य है। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को कोई भी सदन हटा सकता है अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तो हाँ हटा सकते हैं, मतलब हटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन किसी भी सदन में रखने से पहले, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई सांसद है जो कि राज्यसभा का है, और अगर उसको लगता है कि राज्यसभा में उनके लिए पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव रखा जाए एक महाभियोग प्रस्ताव, तो उसके पहले आपको राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा 14 दिन पहले कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। याद रखना, ठीक, 14 दिन पहले आप उसको बता दिए। अब याद रखना 14 दिन पहले कोई भी बता सकता है, लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा बताएगा, राज्यसभा में आ रहा है तो राज्यसभा बताएगा। अब इसको, इस प्रस्ताव को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। याद रखना, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में ही प्रस्ताव को रखा जाए, महाभियोग प्रस्ताव को, या राज्यसभा में ही रखा जाए, किसी भी सदन में उसको रखा जा सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि प्रस्ताव को याद रखना है, इतना याद रखिए कि जब तक आप उसको नोटिस नहीं दिए हो 14 दिन पहले, तब तक आप उस प्रस्ताव को किसी भी सदन में नहीं रख सकते। जैसे ही उनको नोटिस मिल जाए तो उसके बाद 14 दिन बाद आप क्या कर सकते हो, उसको किसी भी सदन में रख सकते हैं। वहाँ के सांसद, या लोकसभा के हैं तो लोकसभा के सांसद, और राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा के सांसद। ठीक, लेकिन प्रस्ताव रखने से पहले, रखने के पूर्व कैसे प्रस्ताव रखोगे आप? ठीक, कैसे प्रस्ताव रखोगे, या प्रस्ताव भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको लिए कर लीजिए। प्रस्ताव भेजने के लिए कुल सदस्य संख्या का कितना, कुल सदस्य संख्या का, ठीक, किसी एक सदन का ना, दोनों सदन का नहीं बोल रहा हूं, किसी एक सदन का कुल सदस्य संख्या का कम से कम
25% या इसी को आप क्या बोलेंगे, 1/4, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर उसे उस सदन में रखेंगे। समझ आया? ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे राष्ट्रपति के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल की बात बता रहा हूं, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए लोकसभा प्रस्ताव लाती है, ठीक, महाभियोग प्रस्ताव। तो उसको पहले 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को, लोकसभा के द्वारा दे दिया गया। अब जैसे 14 दिन हो गया तो उसको लोकसभा में रखा गया प्रस्ताव को। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जाकर लोकसभा में रख दे, ठीक। तो मान लीजिए जैसे लोकसभा के 545 सदस्य हैं, तो 545 सदस्यों में इंपॉर्टेंट है, 545 सदस्यों का 1/4 कितना होगा, आप देख लीजिए, अब लगभग 110 के आसपास, 111-12 के आसपास। तो कम से कम इतने सदस्य, इसका या 1/4 बोल सकते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, 25%। 25% सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, उस प्रस्ताव को रखा जाएगा। समझ आया? अब जैसे ही इस प्रस्ताव को रखा गया उस सदन में, इसको मैं ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू बता रहा हूं, जैसे ही इस प्रस्ताव को रखा गया यहां पर, अब ये प्रस्ताव किसके पास आ गया, याद रखना है, ये प्रस्ताव चला गया, मान लीजिए लोकसभा में रखा गया, मैं इसकी बात करूं लोकसभा में, तो उस सदन का ये प्रस्ताव कहां पर जाएगा, उस सदन के अध्यक्ष के पास, या अगर लोकसभा का है तो स्पीकर अध्यक्ष के पास जाएगा, और अगर राज्यसभा का है तो किसके पास जाएगा, सभापति के पास जाएगा। अर्थात वहां पर अध्यक्षता करने वाले किसी व्यक्ति के पास क्या जाएगा, वो प्रस्ताव जाएगा। तो उस सदन के अध्यक्ष, या लोकसभा है तो अध्यक्ष, राज्यसभा है तो सभापति के पास प्रस्ताव को ले जाया जाएगा, उसके पास प्रस्ताव जाएगा। आ रहा है समझ में? अब जैसे ही उनके पास प्रस्ताव चला गया, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं कुछ इस प्रकार, ऐसे देखिएगा, जैसे उनके पास प्रस्ताव जाता है तो याद रखना, अध्यक्षता करने वाला, ठीक। अब यहां पर अध्यक्ष कौन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता करने वाले से याद रखना है आपको, कौन कर रहे हैं, या तो अध्यक्ष करेंगे लोकसभा के लिए अध्यक्ष होंगे, और राज्यसभा के लिए कौन होगा, सभापति, ये होंगे राज्यसभा के लिए। तो इनके ऊपर निर्भर करता है, याद रखना है, ये इनकी स्वविवेक शक्ति है, इनकी स्वविवेक शक्ति है कि इस प्रस्ताव को याद रखना है, प्रस्ताव को खारिज भी कर सकते हैं। इनकी स्वविवेक शक्ति है कि या तो इस प्रस्ताव को खारिज भी कर सकते हैं, या इस प्रस्ताव को पास भी कर सकते हैं। आ रहा समझ में? इनकी स्वविवेक शक्ति है। अगर लोकसभा भले ही ये 25% है, 1/4 है, उससे मतलब नहीं है। अगर 50% भी हस्ताक्षर करके देंगे तो याद रखना, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, उसकी स्वविवेक शक्ति है कि उस प्रस्ताव को या तो खारिज कर सकते हैं या तो पास कर सकते हैं। और मान लीजिए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए अभी आप बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, राष्ट्रपति कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति, वो प्रकार से सरकार अपना एक व्यक्ति वहाँ पर नियुक्त राष्ट्रपति के लिए भेजते हैं, और राष्ट्रपति को ही सांसद क्या करते हैं, चुनते हैं, ये आपको पता है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा कहा जाता है कि सरकार के ही हैं, सरकार के ही आदमी है। और लोकसभा का अध्यक्ष भी, या बोल सकते हैं राज्यसभा तो अलग है, मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार का आदमी है। तो अगर मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष उस प्रस्ताव को खारिज कर दे, तो क्या इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है क्या? जी हाँ, इस प्रकार अगर मान लीजिए इसको खारिज कर दिया जाए तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या प्रस्ताव को अगर खारिज कर दिया जाता है, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अगर उसको प्रस्ताव को खारिज कर दे, तो क्या उनके फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, तो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ आ रहा है। अब मान लीजिए कि वहां पर उनके द्वारा खारिज नहीं किया गया, वो प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया, ठीक। अब यहां पर समझ जा, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, खारिज हुआ तब तो आप न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन पास हुआ तब तो जा ही नहीं सकते। अब क्या हुआ, अब आप मान लीजिए पास हो गया,
तो आप एक चीज पढ़ते हैं बार बार, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का अर्थ क्या है, मैं बहुमत वाले चैप्टर में आपको बताया हूं, आप उसको देखिएगा। विशेष बहुमत का अर्थ होता है उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 कुल सदस्य संख्या के 50% +1 से या 50% से अधिक होना चाहिए। इसको आप क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत। ठीक है, मैं क्या बोला, विशेष बहुमत मतलब होता है उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक होना चाहिए। अगर इस प्रकार अगर पास होता है तो उसको कहा जाता है विशेष बहुमत। तो क्या राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है क्या? इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं समझना। विशेष बहुमत की जरूरत है क्या? गलत। इनके लिए एक विशेष प्रकार के बहुमत की जरूरत है। ठीक, तो पास करने के लिए मान लीजिए लोकसभा में आया तो लोकसभा कैसे पास करेगा? उस सदन के कुल सदस्य संख्या का, उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य, याद रखिए 2/3 सदस्य क्या है, कम से कम है, कम से कम 2/3 सदस्य अगर उसे उस प्रस्ताव को या उस विधेयक को पास कर दे। ठीक, कितने सदस्य इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों सदन मिलाकर नहीं, एक सदन। उस सदन का अगर जितने भी सदस्य हैं तो मान लीजिए 545 सदस्य हैं, तो इसका 2/3 कितना होगा आप निकाल सकते हैं, लगभग कितना हो जाएगा, आप देखेंगे तो लगभग 370 के आसपास देखेंगे तो। ठीक है, तो 370 लोग अगर इसको पास करते हैं तो क्या हो जाएगा, पास। अर्थात लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 545 है, और 545 के अगर 2/3 सदस्य इसको पास कर देते हैं तो ये लोकसभा से पास माना जाएगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। अगर ये राज्यसभा रहता तो राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या अर्थात 245 का 2/3 इसको पास कर देते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। इंपॉर्टेंट है, यही बस एक केवल ऐसा चीज है जहां पर कुल सदस्य संख्या का 2/3 आता है और कुल सदस्य संख्या का 2/3 विशेष बहुमत नहीं कहलाता। विशेष बहुमत के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3, याद रखना, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक होगा, तब तो आप उसको विशेष बहुमत बोलोगे। लेकिन अगर केवल कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य पास कर देते हैं तो वो विशेष बहुमत नहीं कहलाता। ठीक, अब ये प्रस्ताव पास हो गया। जैसे ही ये प्रस्ताव पास होगा, याद रखना आपको, जैसे ही प्रस्ताव क्या हुआ, पास हुआ, अब ये कहाँ पर चला जाएगा, ये चला जाएगा राज्यसभा में। अगर लोकसभा से पास हुआ रहता तो कहाँ चला जाता, ये तो लोकसभा से ही पास हुआ है। अगर ये पहले राज्यसभा से पास हो जाता तो सेकंड कौन से सदन में जाता, वो लोकसभा में जाता। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये लोकसभा में पास हुआ, अब वो कहाँ पर आएगा, राज्यसभा में। अब देखिए कि राज्यसभा उसमें क्या करेंगे, फिर अब आता है राज्यसभा। तो उससे पहले याद रखना है आपको, नोट करके लिख लीजिएगा, क्या राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार कहां पर दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, अधिकार केवल और केवल दूसरे सदन में दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा, केवल दूसरे सदन में दिया जाएगा। अर्थात जैसे ये लोकसभा से पास हुआ है तो अब यहाँ पर राज्यसभा में आएगा, तो राज्यसभा में रखने से पहले याद रखना है, इनको राष्ट्रपति को समय दिया जाएगा कि आप अपना भी पक्ष रखिए। और अगर मान लीजिए राज्यसभा में सबसे पहले आया है तो लोकसभा में रखने से पहले उनको समय दिया जाएगा कि आप क्या कीजिए, वहाँ पर अपना पक्ष रखिए। तो ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, या तो स्वयं आकर अपना पक्ष रख सकते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा अपना पक्ष वहां पर जाकर रख सकते हैं। समझ आ रहा है, राष्ट्रपति या तो अपना पक्ष रखेंगे दूसरे सदन में या तो किसी व्यक्ति के द्वारा अपना पक्ष रख सकते हैं। अब जैसे ही यहां पर रख दिया, अब आएगा राज्यसभा की बारी।
तो राष्ट्रपति के पक्ष को मानना है या नहीं मानना है ये कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार तो दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके पक्ष जो भी बात कर रहे हो उस बात को माने, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप उसको उन राष्ट्रपति के जो भी दूसरे सदन में बात किए हैं उस बात को मानना है, कहीं नहीं लिखा गया है। अब आते हैं राज्यसभा में। फिर से वही होगा कि राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य, अगर इसको पास कर दे तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक, तो अब ये कहां पर हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। तो जिस सदन में लाया गया है उस सदन का सबसे पहले 25% या 1/4 कम से कम वहां पर रखा जाएगा प्रस्ताव रखने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि मैं बात करता हूं लोकसभा और राज्यसभा है, ये लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो मान लीजिए मैं राज्यसभा की बात करता हूं, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव आया, तो राज्यसभा ऐसी नहीं ले जा सकता। राज्यसभा के कम से कम 1/4 या 25% सदस्य क्या करेंगे, राज्यसभा के सभापति को प्रस्ताव भेजेंगे। अब सभापति के ऊपर डिपेंड करता है कि इस प्रस्ताव को माने या ना माने, और अगर मान लिया तब तो ठीक है, नहीं माना तो आप उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। आप मतलब केवल और केवल राज्यसभा के सांसद ही दे सकते हैं न्यायालय में चुनौती, ठीक, जो प्रस्ताव रखे हैं। उसके बाद मान लीजिए पास हो गया, तो पास कैसे करेंगे, कुल सदस्य संख्या का 2/3 पास कर देंगे। अब ये पास हो गया तो किसी भी प्रस्ताव को जब एक सदन से पास होता है तो वहाँ कहाँ पर आता है, दूसरे सदन में। अब ये दूसरे सदन में आया, तो दूसरे सदन में आया तो केवल और केवल राष्ट्रपति दूसरे सदन में अपना पक्ष रख सकते हैं, और उसके पक्ष को मानना ना मानना डिपेंड नहीं करता राष्ट्र इसके ऊपर, दूसरे सदन के ऊपर। माने तो मान सकते हैं, नहीं तो नहीं माने, ठीक, कोई मतलब नहीं है। तो दूसरे सदन में भी अगर आएगा लोकसभा में, तो लोकसभा उसको कुल सदस्य संख्या का 2/3 से पास कर देगा। तो दूसरे सदन में जैसे आया वैसे ही इसको क्या मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। अब याद रखना क्या यहाँ पर ये क्या हो गया, अब इसको क्या मान लिया गया, पास मान लिया गया, अर्थात अब क्या हो गया, महाभियोग का प्रस्ताव क्या हो गया, अब पास हो गया। क्या इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत है क्या? नहीं, राष्ट्रपति को तो आप पद से निकाल ही रहे हो, तो उसमें हस्ताक्षर की तो जरूरत ही नहीं है भाई। जिसको आप अपने पद से ही निकाल रहे हो वही कैसे यहां पर आकर साइन करेगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया लाने तक, जिस समय, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई या महाभियोग लाया गया, तो क्या जिस समय महाभियोग चल रहा है तो क्या उस समय वो राष्ट्रपति बने रहेंगे? जी हाँ, बने रहेंगे। जब तक सिद्ध नहीं हो जाए और जब तक दोनों सदन निकाल ना दे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। समझ आ रहा है? तो अभी भी वो राष्ट्रपति है, लेकिन जिस समय ये महाभियोग की प्रक्रिया पास हो गई दोनों सदनों से, उस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा, और उस समय फिर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति आएंगे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो पद खाली कई प्रकार से हो सकते हैं, या तो त्याग पत्र के माध्यम से, या तो मृत्यु हो जाने पर, या तो तीसरा है महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग जो सिद्ध हो जाने पर। तो महाभियोग की प्रक्रिया मृत्यु हो जाने पर या अगर त्याग पत्र दे दे तो जैसे उनका पद खाली हो जाता है वैसे ही उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालते हैं, और ऐसे उपराष्ट्रपति जो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति बने हैं उनको कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। और 6 माह के भीतर, याद रखना है डेट, 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जाता है, और नए राष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए अपना पद ग्रहण नहीं करते। नए राष्ट्रपति आते हैं 5 साल के लिए। तो भारत में ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि एक राष्ट्रपति निकल गया, जैसे मैं बोलूं मान लीजिए एक राष्ट्रपति आया है 5 साल के लिए, मान लो 2 साल में उनकी मृत्यु हो गई, तो जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो 3 साल के लिए बनेंगे क्या? ऐसा नहीं है, ये होता है, याद रखना है, यूएसए में होता है ऐसा। यूएसए में बचे हुए कार्यकाल के लिए नए राष्ट्रपति आते हैं, लेकिन भारत में जैसे ही 2 साल के लिए मृत्यु हो गई, मान लो 2 साल में मृत्यु हो गई, तो जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो कितने साल के लिए आएंगे? फिर से 5 साल के लिए आएंगे। ये सबसे बड़ा अंतर है भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के नहीं बल्कि पूर्णतः पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है, और अगर अमेरिका में बचे हुए मतलब बीच में अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या महाभियोग लग गए या त्यागपत्र दे दिया गया तो बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक, इतना तो समझ आया होगा। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि
एक सदन अगर पास नहीं कर रहा है, मान लीजिए राज्यसभा पास कर दी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सरकार का बहुमत राज्यसभा में भी हो, क्योंकि राज्यसभा कहीं ना कहीं राज्यों की सभा है। तो राज्यसभा मान लीजिए पास कर दिया, या लोग बोल सकते हैं लोकसभा पास कर दिया इस प्रस्ताव को, और राज्यसभा नहीं मान रहे हैं, प्रस्ताव को पास नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना जब दोनों सदनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब विवाद की स्थिति होती है, तो एक बैठक होता है आर्टिकल 108 के तहत, जिसको आप बोलते हैं संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान क्या महाभियोग की प्रक्रिया में लगाया जा सकता है क्या? बताइए क्यों? क्योंकि संयुक्त बैठक में पावर बढ़ जाता है किसका? लोकसभा का। तो जब राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों के बीच विवाद का विषय हो जाए, तो क्या इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है क्या? नोट करके लिख लीजिए इसको, कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए अगर दोनों सदनों के बीच विवाद का विषय बन जाए या विवाद की स्थिति हो जाए, तो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो संयुक्त अधिवेशन या बोल सकते हो आप संयुक्त बैठक किसके लिए नहीं बुलाया जा सकता? इंपॉर्टेंट है, क्या केवल महाभियोग बस ऐसा है जिसके लिए आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते? नहीं। तो पहला है, याद रखना है, महाभियोग के लिए आप नहीं बुला सकते। महाभियोग प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति को या हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो आप महाभियोग नहीं लगा सकते, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। दूसरा, आप धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, अर्थात दोनों सदन में अगर विवाद की भी स्थिति है तो दोनों सदनों को एक साथ नहीं बैठा सकते आप, ठीक। तीसरा, संविधान में अगर संशोधन करना है, आर्टिकल यह है 368, ठीक। धन विधेयक है आर्टिकल 110 और महाभियोग है आपका आर्टिकल 61, ठीक। तो आर्टिकल 61 महाभियोग और आर्टिकल 110 धन विधेयक, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, इस 3 प्रकार के प्रस्ताव के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ आया? तो याद रखना, ये तो रहा राष्ट्रपति को उनको पद से हटाने की प्रक्रिया। अब क्वेश्चन आया कि क्या राष्ट्रपति बस के लिए महाभियोग लाया जा सकता है क्या? जी हाँ, लेकिन उसके अलावा महाभियोग जैसी प्रक्रिया, समझना मैं क्या बोल रहा हूं? महाभियोग तो आप केवल राष्ट्रपति के लिए ला सकते हैं, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया, वैसी टाइप की प्रक्रिया क्या और किसी के लिए लाया जा सकता है क्या? जी हाँ, लाया जा सकता है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत किसी भी सदस्य मतलब अन्य को हटाना हो तो किसके लिए आप ला सकते हैं? तो पहला आपको याद रखना है, पहला है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश। अगर आपको किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी सदस्य को या उसको न्यायाधीश को हटाना हो तो आपको क्या लाना पड़ेगा? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। दूसरा, निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए, निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए, चाहे वो केंद्र के निर्वाचन आयोग हो या चाहे राज्य के निर्वाचन आयोग हो, ठीक। अगर इस निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाना होगा तो आप महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाएंगे। तीसरा आप देखते हैं वो है कैग। तीसरा क्या है? कैग, कंट्रोल एवं ऑडिटर जनरल, ठीक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको अगर आपके पद से हटाना है तो इंपॉर्टेंट, महाभियोग प्रक्रिया किसके लिए ला सकते हो? आप राष्ट्रपति के लिए, और महाभियोग जैसी प्रक्रिया इन तीनों के लिए ही आप ला सकते हो, ठीक। तो याद रखना है, इस तीनों चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल और केवल संसद के, इसको मैं मिटा देता हूँ,
कि मैं देखिए राष्ट्रपति को चुनने के लिए केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। समझिए अच्छे से, इसको मैं थोड़ा इधर बता देता हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। ठीक, निर्वाचन मतलब जब चुनाव होता है तो कौन, तो आपको क्या क्या याद रखना है, इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। तो याद रखना है इसके निर्वाचन में भाग लेंगे पहला लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, तथा साथ ही साथ और कौन कौन लेंगे, प्रत्येक राज्य व जहाँ जहाँ केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ पर विधानसभा है, प्रत्येक राज्य के विधानसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही क्या लेते हैं, याद रखना है, भाग लेंगे। समझ आ रहा है। चुनने के लिए तो कौन कौन भाग नहीं लेते, कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो पहली बात आपको याद रखना है, प्रत्येक जितने जो भी राज्य हैं कौन भाग नहीं लेता, जिस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते, पहला। दूसरा कौन भाग नहीं लेते, याद रखना है, संसद के अर्थात राज्यसभा व लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक, तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए देखिए लोकसभा अर्थात केंद्र और राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो केवल इतना याद रखना है आपको, भाग लेने इसको चुनने के लिए केवल और केवल निर्वाचित शब्द ही आएगा। मनोनीत लोग कभी भी यहाँ पर वोट नहीं करते राष्ट्रपति को चुनने के लिए, और ना ही विधान। याद रखना है कि विधानमंडल जैसे राज्य संसद के दो सदन होते हैं, दो हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो कुछ राज्यों में विधान परिषद का है उल्लेख किया गया है, तो चूँकि कुछ राज्यों में स्थित है इसीलिए विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो महाभियोग में भाग कौन लेते हैं, फिर जब राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो कौन कौन इसमें भाग लेंगे, कौन कौन इसमें भाग लेंगे। तो केवल और केवल महाभियोग में लोकसभा व राज्यसभा के, केवल याद रखना है, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों ही क्या लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। समझ आ रहा है। अर्थात पूरा का पूरा संसद, लोकसभा के प्रत्येक सदस्य और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य। तो देखिए मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को चुनने के लिए तो भाग नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए जरूर भाग लेते हैं। जैसे राज्यसभा में कितने हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और लोकसभा में 2 सदस्य जो 2 एंग्लो इंडियन है वो, लोकसभा में हाँ 2 एंग्लो इंडियंस को, जो कि अभी रिसेंटली एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। अगले बार से आपको एंग्लो इंडियन का पद नहीं दिखेगा लोकसभा में, ना कि विधानसभा में, कहीं भी आपको एंग्लो इंडियन का पद नहीं दिखेगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल और केवल संसद ही भाग लेता है। राष्ट्रपति को चुनने के लिए जहाँ जहाँ विधानसभा है, जिन केंद्र शासित प्रदेश में और प्रत्येक राज्य की विधानसभा भाग लेते हैं, लेकिन हटाने के लिए विधानसभा का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हटाने के लिए केवल और केवल कौन है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, और ये मनोनीत सदस्य चुनाव के लिए में भाग नहीं लेते। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।